ये एक शरद ऋतु की दोपहर थी जब मैंने अपनी दादी के घर के पास पुराने जंगल की खोज करने का फैसला किया। उसके चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी। बचपन से ही मैंने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद कोई भी जंगल में नहीं जाना चाहिए। कहा जाता था कि कुछ पुराना, एक अलौकिक उपस्थिति पेड़ों के बीच छिपी होती थी। उन लोगों का इंतजार करती थी जो वहां जाने की हिम्मत करते थे। लेकिन मैंने कभी कहानियों पर विश्वास नहीं किया। मैं ऊंचे पेड़ों के बीच चल रहा था। जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई थी और उनके नीचे दबने की आवाज जैसे दरारों की एक सिम्फनी थी। हवा नम थी, भारी, और जंगल को घने कोहरे ने घेर लिया, जिससे कुछ मीटर से आगे देख पाना मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। कुछ गलत था। जंगल की वह शांति जो पहले सुकूनदायक थी, अब दबाव डाल रही थी। पक्षियों की कोई आवाज नहीं थी, नहीं छोटे जानवरों की सरसराहट। बस मेरी अपनी सांसों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, सोचते हुए कि शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैं चलता रहा, लेकिन बेचैनी की भावना हर कदम के साथ बढ़ती गई। तभी मैंने उसे पहली बार देखा। पेड़ों के बीच एक आकृति, लंबी और कंकाल जैसी, उलझे हुए लंबे काले बालों के साथ कोहरे में दिखाई दे रही थी। वह एक महिला जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ गहरे स्तर पर गलत था। उसका शरीर पतला, लगभग कंकाल जैसा था। उसकी त्वचा पीली थी और वह सूखी टहनियों और जाले से ढके हुए एक गाउन में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा, मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। एक खोपड़ी बिना आंखों के, एक विकृत मुस्कान के साथ खुला हुआ मुंह, जैसे मौत खुद मुझे अभिवादन करने आई हो। मैं जम गया। समय जैसे थम गया। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर नहीं मान रहा था। उसकी आंखें, या उनके अभाव, जैसे मेरी आत्मा को चीर रही थीं। वह मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे हवा में तैर रही हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैंने अपने सीने में एक झटका महसूस किया। तभी मैंने एक कमजोर फुसफुसाहट सुनी, जैसे पुरानी पेड़ों के बीच से हवा गुजर रही हो। तुम मेरे पास आ गए हो, अब बहुत देर हो चुकी है। इसने मुझे मेरे अवरोध से बाहर निकाला। मैंने कुछ कदम पीछे हटाए, एक जड़ से टकराया और जमीन पर गिर गया। मिट्टी ठंडी और नम थी मेरे हाथों के नीचे। मैंने जितनी जल्दी हो सका खुद को उठाया और भागने लगा। अब मुझे दिशा की परवाह नहीं थी, मैं बस वहां से बाहर निकलना चाहता था। पेड़ मेरे सामने धुंधले हो रहे थे, जबकि मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे फेफड़े जल रहे थे, लेकिन पीछा किए जाने की भावना बनी रही। मैं अपने पीछे हल्के कदमों की आवाज सुन सकता था, हालांकि वे नियमित नहीं थे, जैसे वह कभी तैर रही हो और कभी चल रही हो, मेरे डर से खेल रही हो। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं खो गया हूं। लेकिन तभी कोहरे के बीच मुझे आगे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मेरी दादी के घर के प्रवेश द्वार पर लटकी उसकी परिचित लालटेन की मध्यम चमक। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया, जैसे मेरी जान उसी पर निर्भर हो, और शायद यह सच भी था। मैं दरवाजे से लगभग टकरा गया जब मैंने उसे पार किया और उसके पीछे जोर से धक्का मारा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ठंडे पसीने की बूंदें मेरे चेहरे से बह रही थीं। मेरी दादी दौड़ती हुई आई, चिंतित, लेकिन मैं ये नहीं समझा सका कि क्या हुआ था। मैं बस रोया, उस भयावह भावना से घुटन महसूस करते हुए जो अभी भी मुझसे चिपकी हुई थी। उस रात मैं सो नहीं सका। वह आकृति अभी भी मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। जब भी मैंने अपनी पलकों को बंद किया, ये भावना कि वह अभी भी वहां थी, बाहर मुझे देख रही थी, मुझे फिर से खोजने के सही क्षण का इंतजार कर रही थी, कभी दूर नहीं हुई। अगले दिन मैंने अपनी दादी को जो देखा उसके बारे में बताने का फैसला किया। जब मैंने कहानी खत्म की, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने उसे देखा, उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा। जंगल की महिला जिन्हें वह दिखाई देती है, वे कभी भी वास्तव में मुक्त नहीं होते। मैं चुप रहा और भय मेरे भीतर बढ़ता गया। वह तुम्हारे पास वापस आएगी, मेरी दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा। वह हमेशा वापस आती है। अब जब भी मैं खिड़की से जंगल की ओर देखता हूँ, मुझे उसकी उपस्थिति महसूस होती है। मुझे पता है कि वह वहां है, छायाओं में इंतजार कर रही है। और हर बार जब शाम ढलती है, मुझे फिर से देखा जाने का एहसास होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना दौड़ता हूँ। और मुझे पता है कि एक दिन वह मेरे लिए आएगी।